हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि हमने मध्यकालीन भारत का ये सीरीज कंटिन्यू किया हूँ और आप सभी को बेहद पसंद आ रहा है। तो इस सीरीज में हमने 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें एक वीडियो का सिलेबस मैं बताया हूँ कि किस प्रकार से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँगा, और एक वीडियो में हमने अरबों का आक्रमण से संबंधित था उसको दिया हूँ। और ये आज हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने आज बताएंगे गजनी के संबंध में, और जो दिया गया है गजनी साम्राज्य या अम्बनी वंश। गजनी साम्राज्य या अम्बनी वंश के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और हम बेसिक रूप से महमूद गजनवी के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्द से फटाफट लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लाइक वीडियो को नहीं करते हैं तो उससे हमसे थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। यदि आप हमें लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने सीरीज की ओर चलते हैं, और आज का ये सीरीज बेसिकली महमूद गजनवी के विषय में रहेगा। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। बट उसके पहले बताऊंगा कि इस सीरीज का मेन कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट को डेवलप करना, यानी कि हिस्ट्री में इतिहास में अपना जो जागृति होती है, उसमें अनुभव होता है, उसको सीखना, इंटरेस्टिंग जगाना, यही मेरा उद्देश्य है। तो इसी के सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है कि पहला यहाँ दिया गया है गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश। गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश हम उसे कहेंगे कि जो इनका संस्थापक था अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश प्रायः अरब देश में विस्तृत था, अरबवासी या अरब देश में विस्तृत था। वहाँ पे इनका संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जो मीर कासिम था वह भारत पर प्रथम बार मुस्लिमों का आक्रमण किया था। मीर कासिम भारत पर प्रथम बार मुस्लिमों का आक्रमण किया था। उसके पहले 2 लोग 711 ईस्वी में आए थे, उबैदुल्ला और बुंदेक जी आते हैं, लेकिन दोनों असफल आक्रमणकारी रहते हैं। तो उसी के संबंध में अगला जो हमारा टॉपिक है गजनी साम्राज्य अम्बिनी वंश। गजनी साम्राज्य अम्बिनी वंश। अब इसके विषय में हम देखेंगे कि इनका संस्थापक जो था अलप्तगीन था। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गजनी साम्राज्य अम्बिनी वंश के संस्थापक कौन है? गजनी साम्राज्य अम्बिनी वंश के संस्थापक कौन है? तो आप 1 सेकेंड में उत्तर दीजिएगा। कौन? अलप्तगीन। अलप्तगीन दोस्तों, अलप्तगीन का एक दास था। अलप्तगीन का एक दास था। उस दास का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का एक दास था जिनका नाम था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन क्या था? सुबुक्तगीन दास भी था, दामाद भी था। क्या था? दास भी था, दामाद भी था। ये कैसे हो सकता है? देखिए शुरुआत में क्या था? शुरुआत में दास के रूप में था। किसके? अलप्तगीन का दास के रूप में था। लेकिन अलप्तगीन ने देखा कि यह दास थोड़ा सा चालाक है, चतुर है, तो उनका विवाह उससे कर दिया। तो अपने पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कर दिया। अब हुआ क्या कि जो सुबुक्तगीन है वह उसका दामाद बन गया। किसका? अलप्तगीन का। तो जब अलप्तगीन का दामाद बन गया तो सुबुक्तगीन अब क्या किया? राजगद्दी ले लिया। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का, ये अलप्तगीन है और इनका दामाद या सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का दास या दामाद था। तब उनका गद्दी इन्होंने वापस ले लिया। गद्दी लेने के पश्चात में क्या हुआ कि ये क्या है, भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध में किया। जो सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन ने एक आक्रमण किए। कहाँ पे किए? पंजाब में। पंजाब में कौन शासन था? आप देख रहे हैं जयपाल वहाँ के शासक थे। जयपाल वहाँ पे शासक थे। सुबुक्तगीन यहाँ देख रहे हैं, सुबुक्तगीन ने अपना आक्रमण पंजाब के, अब पंजाब भारत के वर्तमान जो भारत है उसी में पंजाब है ना, वहीं पर जयपाल का शासन चल रहा था, वहाँ पर आक्रमण किए। क्या किए? वहाँ पर आक्रमण किए। आक्रमण करने के पश्चात में क्या हुआ कि वह तुर्क का पहला आक्रमण था। क्या था? तुर्क का पहला आक्रमण था। इसके पहले हमने देखा था मुस्लिम का पहला आक्रमण। किसने? पहला आक्रमण तो उबैदुल्ला ने करते हैं, लेकिन वो सफल प्रयासकारी नहीं हुए, सफल आक्रमणकारी नहीं हुए। तो दूसरा आते हैं बुंदेक, वो भी सफल आक्रमणकारी नहीं होते हैं। तीसरा आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, वही सफल होते हैं और वहीं अपना
पताका फहराते हैं। तो वह मुस्लिम का प्रथम आक्रमण था। और ये क्या है, तुर्कों का प्रथम आक्रमण। कहाँ पे, भारत पे। किस राज्य में, पंजाब में। राजा कौन रहता है, जयपाल। किसने किया, सुबुक्तगीन। इतना बात क्लियर है आपको। चलिए अच्छा देखिए, जयपाल के शासन में सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमण करते हैं। अब देखिए, सुबुक्तगीन का धीरे धीरे समय ढलता गया। समय ढलने के पश्चात में उन्होंने वृद्धावस्था में आ चुके। वृद्धावस्था में आने के पश्चात उन्होंने किया क्या कि उनके पास 2 पुत्र थे। 2 पुत्र कौन कौन से, एक इस्माइल, दूसरा मोहम्मद गजनवी। एक इस्माइल, दूसरा मोहम्मद गजनवी। तो उन्होंने अपना राजपाट किसको दिया, इस्माइल को दिया। क्यों दिया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो था पिता के समय में खुरासान का शासक था। तो उन्होंने अपने पुत्रों को समान नज़र से देखते हुए उन्होंने सोचा कि यदि हम सुबुक्तगीन इस्माइल को यदि हम राजपाट दे देंगे तो दोनों लोग क्या होंगे, बराबर मेंटेनेंस रहेंगे। क्योंकि पिता के जीते जी खुरासान का युद्ध शासक कौन था, मोहम्मद गजनवी। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम मर जाएंगे तो अपना पूरा राजपाट उसके इस्माइल के साथ दे देंगे। उसका दूसरा बेटा कौन है, इस्माइल है। सुबुक्तगीन के पुत्र एक इस्माइल है और दूसरा महमूद गजनवी। तो उन्होंने सोचा कि हम इस्माइल को अपना राजपाट दे देते हैं। लेकिन महमूद गजनवी भी इतना धूर्तबाज नहीं था। उन्होंने इस्माइल को बंदी बनाया, उसकी हत्या की और वस्तुतः राजगद्दी पर बैठ जाता है। महमूद गजनवी के विषय में कहा जाता है कि महमूद गजनवी का जन्म 771 ईस्वी में हुआ था। 971 ईस्वी में हुआ था। 971 ईस्वी में हुआ था। और बनता कब है, राजगद्दी पर बैठता कब है, आप जानते हैं 998 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठ जाता है। किसने, महमूद गजनवी ने। तो इस्माइल का तो अब कार्यकाल ख़त्म हुआ, क्योंकि इस्माइल का कहानी तो है नहीं। तो अब चलते हैं महमूद गजनवी की ओर। महमूद गजनवी यही है। महमूद गजनवी ने कब, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। कब, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। किसने, महमूद गजनवी ने। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि पिता के समय खुरासान का शासक था। हम आपको बताए खुरासान का शासक था किसने, महमूद गजनवी ने। अरे यार लाइक कर दो यार, क्या ऐसे चलेगा काम, लाइक करो अभी। तो देखिए, पिता के समय खुरासान का शासक था किसने, महमूद गजनवी ने खुरासान का शासक था। तो अब आगे देखते हैं, खलीफा अल कादिर की उपाधि दी। देखिए क्या होता है उस समय, जो भी राजगद्दी पर बैठता है, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि मीर कासिम ने भी उपाधि ली थी किससे, खलीफा से, या फिर खलीफा से आज्ञा ले लिया था। तो इनका भी क्या होता था, मुस्लिम धर्म में एक प्रथा चलती थी कि वह राजगद्दी पर बैठने से पहले खलीफा से उपाधि लिया जाता था। तो वह खलीफा था, अल कादिर ने उपाधि दी। यानी कि अल कादिर से वह जाकर मतलब राजगद्दी पर बैठने के लिए आज्ञा लेता है। तो उन्होंने 2 उपाधि दिया। उपाधि कौन कौन सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट उपाधि है यामीन उद दौला, यामीन उद दौला। सेकेंड उपाधि क्या है, अमीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह। कौन सा, फर्स्ट यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। यामीन फर्स्ट जो है, यामीन उल दौला का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना अंग। ये क्या है, उपाधि दिया किसने, अल कादिर ने, मोहम्मद अल कादिर ने। अच्छा, साम्राज्य का दाहिना अंग। और अमीन उल मिल्लाह का मतलब क्या होता है, मुस्लिमों का संरक्षक। तो इन्होंने 2 उपाधि दिया। आप उपाधि को ध्यान से याद कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि से रहता है। यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ही लिया जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर सुल्तान की उपाधि स्वयं।
सुल्तान की उपाधि क्या किया था, स्वयं अपने आप को सुल्तान मानने लगा था। किसने, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने अपने आप को स्वयं सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर ली, अपने से कहने लगा कि मैं सुल्तान हूँ, इस शासन का मैं सुल्तान हूँ। इतना बात क्लियर हो गया दो ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखिए एक वैज्ञानिक हैं या एक पुरातत्व विद्वान हैं जिन्होंने सर हेनरी इलियट के अनुसार इन्होंने बताया था, सर हेनरी इलियट ने, कि जो महमूद गजनवी है वो भारत पर 1-2 बार नहीं किया, 17 बार आक्रमण किया। आप जान सकते हो कि अपने कार्यकाल में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। अब 17 बार आक्रमण इम्पोर्टेंट है ना, 17 बार आक्रमण किया, बट उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट की दृष्टि से होते हैं और कुछ अनइम्पोर्टेंट की दृष्टि से होते हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से होते हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये 17 बार आक्रमण किए हैं तो उसको हम अभी देख रहे हैं थोड़ा सा कितने बार आक्रमण किए हैं, बट उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि उनका आक्रमण करने का मेन मकसद क्या था, उनका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य को यदि हम जानेंगे समझेंगे तो और पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखिए इनका उद्देश्य मेन क्या है, ऊपर देखिएगा उद्देश्य देखिएगा, यहाँ पे है धन को लूटना और मध्य एशिया में अपना राजस्व या सत्ता और या फिर शासन को मजबूत करना। क्या, धन को लूटना, कहाँ से, इंडिया से धन को लूटना, मध्य एशिया में अपना शासन को मजबूत करना, सत्ता को मजबूत करना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। किनका, महमूद गजनवी का। और क्या है, महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था। और देखिए इनका आप समझेंगे कि ये जो लड़ाइयाँ करते थे, आक्रमण करते थे, तो इनका एक उद्देश्य ये भी था कि अपना साम्राज्य मतलब कि भारत में राज करना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। एक कोई इनका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं साम्राज्य विस्तार मुख्य उद्देश्य नहीं था, साम्राज्य विस्तार इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। अब देखिए जो सर हेनरी इलियट ने बताया था कि गजनवी ने 17 बार आक्रमण जब किया, तो 17 बार आक्रमण किया, तो हम 17 आक्रमण को नहीं देखेंगे, इम्पोर्टेंट आक्रमण को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आक्रमण इम्पोर्टेंट है, सेकेंड है और 6 है, 12 है, 13 है, 16 है, 17 है। इतना आक्रमण इम्पोर्टेंट है, इनको हम इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे। तो देखिए क्या है, 1000 ईस्वी में इनका देखिए आक्रमण कब होता है, 1000 से लेते हैं और 1027 तक में 17 बार आक्रमण करते हैं। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण करते हैं कि इन्होंने, महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रमुख आक्रमण इनका है जो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में इन्होंने आक्रमण किया। अब देखिए 1000 ईस्वी में इन्होंने चालू किया, आक्रमण करना चालू किया। इन्होंने, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जो थे जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया। बट इस आक्रमण में कुछ विशेष नहीं मिला। क्या नहीं मिला, विशेष कुछ हाथ नहीं लगा। किनको, महमूद गजनवी को 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन कोई विशेष मतलब विशेष कह सकते हैं हासिल नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, दोबारा सन 1 साल बाद में 1001 ईस्वी में पुनः जयपाल से जयपाल के शासन से या जयपाल से आक्रमण किया, बट होना था वहीं गलती हुआ। क्या हुआ कि जयपाल हार जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 1001 ईस्वी में आक्रमण करते हैं भारत पर, वहीं जयपाल जो फर्स्ट में है, जयपाल हैं, उन्हीं से फिर दोबारा आक्रमण करते हैं और दोबारा में क्या होते हैं, जयपाल हार जाते हैं। जयपाल हारने की वजह से, सांसारिक विडंबना की वजह से इनको आत्महत्या करना पड़ा, इनको आत्महत्या करना पड़ा और ये आत्महत्या कर लिए। बात क्लियर, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। फिर आता है 6वीं युद्ध, ये पहली आक्रमण,
फिर दूसरी आक्रमण, फिर छठवीं आक्रमण, और तीसरी चौथी पांचवी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो छठवीं आक्रमण में क्या होगा कि 1008 से 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल हार जाते हैं। कौन? 1008 और 9 ईस्वी में फिर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय कौन रहता है शासक वहाँ का? वहीं जो जयपाल आत्महत्या किया था उसी के पुत्र कौन? आनंदपाल। आनंदपाल, अरे आनंदपाल उनका पुत्र, उनसे आक्रमण करते हैं। आनंदपाल हार जाता है। आनंदपाल हार जाता है और यहीं से कहा जाता है आनंदपाल जब हार जाता है तो इन्होंने वहीं से मूर्तियों को तोड़ना फोड़ना पसंद कर दिया। मूर्तियों को तोड़ना यानी मूर्तियों को भंजक प्रथा अपनाने लगा। मूर्तियां तोड़ने की प्रथा प्रारंभ कर दी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महमूद गजनवी ने किनके शासन में आक्रमण करके मूर्तियों को तोड़ना पसंद करता है? तो आप बता देंगे किसके? जयपाल के पुत्र आनंदपाल के शासन काल में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अरे यार, लाइक शेयर कौन करेगा भाई? हम तो आप ही के आश्रय हैं ना, तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। देखिए, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्या है। 12वां, इन्होंने 12वां आक्रमण थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12वें आक्रमण में सन 1018 से 1019 के बीच में मथुरा कन्नौज में प्रतिहार के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। प्रतिहार के विरुद्ध आक्रमण करते हैं कौन? महमूद गजनवी ने। कौन? 1018 से 19 ईस्वी में मथुरा कन्नौज प्रतिहार के विरुद्ध में आक्रमण करते हैं। फिर देखिए अब कौन सा आता है? 13वां युद्ध। 13वां युद्ध थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से होता है। 13वें युद्ध में क्या होता है देखिए यहाँ पे। 13वां युद्ध 1019 से 20 ईस्वी में। 12वां 1018 से 19 में, फिर 19 से 20 ईस्वी में चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध। चंदेल राजा, चंदेल कहाँ पे? वही गुजरात साइड वाला चंदेल राजा, गुजरात साइड वाला चंदेल राजा। उन्हीं चंदेल राजा के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण करते हैं। बट चंदेल राजा विद्याधर इतना तो कमज़ोर भी नहीं था। उन्होंने महमूद गजनवी का छक्का छुड़ा दिया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने हार का सामना करना पड़ा और यह कुछ भी हाथ नहीं लगता है, वापस जाना पड़ता है। तो ये 13वां युद्ध में यदि आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से युद्ध में विद्याधर, कौन से आक्रमण में विद्याधर ने महमूद गजनवी को परास्त कर दिया था? तो 13वां युद्ध में सन 19 से 20 ईस्वी में किया था। तो आई होप कि इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 16 नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 16वां जो युद्ध होता है पूरे युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध होता है 16वां युद्ध। 16वें युद्ध में क्या होता है देखिए कि 16वां युद्ध 1025 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1025 ईस्वी में 16वां युद्ध होता है। 16वें युद्ध में कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने, 16वें युद्ध में कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किए हैं, 17 बार आक्रमण किए हैं और जितना धन लेकर गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस 16वें युद्ध में लेकर के जाते हैं। इसके संबंध में कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके संबंध में यही कहा जाता है, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसके आगे कहानी थोड़ा सा बताएंगे इसके। इन्होंने 1025 ईस्वी पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था भीमदेव प्रथम वहाँ के शासन थे। और कहा जाता है, देखिए एक कहानी सुनाते हैं आपको कि महमूद गजनवी ने जब 16वां बार आक्रमण किया तो वह अरब से आ रहा था, तो जाटों से वह लड़ाइयाँ ली। जाट
से क्या किया, लड़ाइयाँ लिया। तो लड़ाइयाँ लेते समय जाट क्या हुए, परास्त हो गए, क्योंकि उनका आना था, परास्त हो गए। अब देखिए महमूद गजनवी एक यह चालाकी करता था कि वो आते समय तो बहुत लड़ाइयाँ लेता था, जो कुछ भी रास्ते में रुकावट पड़ती थी उससे क्या करता था, उलझता था, यानी उनको परास्त करता था। बट यहाँ से धन जब इकट्ठा कर लिया तो यह सीधे अपने राज्य में जाना चाहता था। तो वह आता, मतलब 16वां बार जब आया भारत में तो आते समय जाटों से मुकाबला किया, जाटों को हराया। अब कहा जाता है कि 1 साल बाद जब इन्होंने जाने का प्रयास किया, जा रहा था, तो वह जाट भी मतलब कि अड़े थे, यानी कि जाट भी अपना गैंग बनाकर रास्ते में खड़े थे। कहा जाता है कि इन्होंने जाते समय जाटों ने इनको मतलब बहुत कुछ नुकसान किया, बहुत इनका धन लूट लिया और इनको बहुत नुकसान हुआ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं कि इन्होंने जब 1025 ईस्वी में जाटों से इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, 5000 सैनिकों के साथ में आक्रमण किया, 5000 सैनिकों के साथ में आक्रमण किया। और उस मंदिर में 25,000 लोग पूजा कर रहे थे। कितने? 25,000 लोग। कहा जाता है कि 25,000 लोग उस मंदिर में क्या करते थे, पूजा करते थे। तो इन्होंने 25,000 लोगों की कत्ल कर दिया और मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा, और यहाँ के जो भीमदेव थे इनको भी परास्त किया। फिर वहाँ से मूर्तियाँ को और सोने चांदी को हथिया कर लेकर जाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इन्होंने 900 हाथियों, 900 घोड़ों पर इन्होंने सामान को लाद कर ले गया। अब आप भी सोचिए कि 900 घोड़ों या हाथियों पर सामान को ले जाना कितना बड़ा सामान था। कहा जाता है कि यह 1 से 1.5 महीने तक उसमें से सामान निकालता ही लगा रहा। 5000 साथियों इनके सामान निकालते ही रह गए। तो समझ लीजिएगा कितना सोना सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि 20 लाख दिनार यहाँ से हासिल किया, सोमनाथ मंदिर से हासिल किया। तो बस इसके विषय में बस इतना है। अब देखिए जब वह जाते समय मुकाबला किया किससे, जाटों ने इनका विरोध किया, इनको मारा पीटा, कुछ सोना चांदी को हथियाया। तो अब अंतिम टारगेट इनका है जाटों पर कि हम चलेंगे अब जाट को भी परास्त करेंगे। तो इन्होंने अपना अंतिम आक्रमण 17वां बार आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट शासक के विरुद्ध किया और जीत भी हासिल की। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। अब देखिए यहाँ से कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जिन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया तब नहीं मरा, वह अपने से स्वयं मर गया। अब कैसे? देखिए कहा जाता है कि इन्होंने 17 बार आक्रमण में इतना धन सोना संपत्ति को लूट लिया और अपने महल में इतना एकत्रित कर लिया कि उसको दिन भर देखता ही रहता था, और उसको देखने के पश्चात उसको नींद ही नहीं आती थी। ऐसे 1 साल 2 साल में इसका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया और सन 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सोने की वजह से, बहुत सोना अधिक हुआ, और सोना देखिए सोना तो बहुत अधिक हुआ परंतु उसको शारीरिक सोना कम पड़ गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए थोड़ा सा अन्य बिंदु की ओर चलेंगे। अन्य बिंदु क्या है कि मोहम्मद गजनवी के बीच में जो मोहम्मद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकार थे, उनका थोड़ा सा हम चलेंगे कौन कौन से इतिहासकार थे, क्या क्या लिखा था। तो देखिए उत्बी मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार हैं उत्बी। इन्होंने 2 किताबों की रचना की। फर्स्ट किताब कौन सा है? 2 किताब की रचना की। फर्स्ट किताब कौन सा है? फर्स्ट किताब है किताब उल यामिनी। किसने? उत्बी ने 2 किताब की रचना की, किताब उल यामिनी। और दूसरा क्या है? तारीख ए यामिनी। और दूसरा कौन सा है? तारीख ए यामिनी दूसरा किताब है। फर्स्ट किताब किताबुल यामिनी। इसको याद कीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उत्बी ने किन किताबों की रचना की। तो किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी। और यहाँ पर देख सकते हैं इनको 2 क्या उपाधि मिली थी, यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्ला।
अब देखिए गजनी के समय 11वीं सदी में, गजनी जब 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण के लिए आता है तो उस समय प्रमुख इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया था और उन्होंने एक रचना किया, एक किताब की रचना की, किताबुल हिंद। और इसमें लिखा क्या गया था, भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक ग्रंथों के बारे में या धार्मिक रहन सहन के बारे में लिखा गया था, किताब-उल हिंद। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अल-बरूनी ने किताब-उल हिंद में क्या किसके विषय में वर्णन किया है, तो भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक की जानकारी मिलती है। अब देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन, महमूद गजनवी। तो देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला। अब हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अध्ययन किसने किया था, अध्ययन नहीं उसका अनुवाद किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में। लेकिन यहाँ पर पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, महमूद गजनवी ने। अब देखिए फिरदौसी एक रचनाकार हैं, इनका फिरदौसी ने शाहनामा के लेखक, जिसे पूर्व का होमर, शाहनामा की रचना की और इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। किसे, फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इन्होंने एक रचना किया, इन्होंने किसका, शाहनामा की। दोस्तों आगे चलते हैं, एक देख रहे हैं यहाँ बैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तगीन की रचना किया था गजनी के समय में, तारीख-ए-सुबुक्तगीन की रचना किया था। अब देखिए यहाँ एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हमें लगा तो इसको भी हमने लिख दिया। क्या लिखा, अरबी में लिखे तहकीक-ए-हिंद का, अरबी में लिखे तहकीक-ए-हिंद का क्या था, अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, सचाऊ ने, अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने और हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने, अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से आइए एक बार देख लेते हैं क्या है, गजनी साम्राज्य का या अम्बिनी वंश, गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश। संस्थापक कौन है, अलप्तगीन। राजधानी गजनी है। सुबुक्तगीन क्या है, सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास या दामाद हमने बता चुका हूँ। भारत पहला तुर्क का आक्रमण ये भी बता चुका हूँ। और किसके समय में, जयपाल के समय में। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र होते हैं, इस्माइल अयोग्य शासक होता है और महमूद गजनवी योग्य शासक बन जाता है। पिता के समय खुरासान का शासक बना था कौन, मोहम्मद गजनवी ने। खलीफा अल-कादिर ने उपाधि दिया यामीन उद दौला की और अमीन उल मिल्लाह की। यामीन उद दौला का हिंदी शब्द अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लाह का मुस्लिमों का संरक्षक। सुल्तान की उपाधि स्वयं ग्रहण किया और सनद हेनरी के अनुसार गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, ये भी आपको मालूम होगा। अब देखिए प्रमुख आक्रमण, एक तरफ से एक तरफ देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ अन्य बिंदु है, इसको भी देख लीजिएगा। तो अब आपने अपने आप को कमेंट कीजिएगा कि हमको पहले तो कुछ नहीं आता था, बट यहाँ पढ़ने के बाद में सब कुछ आने लगा। तो चलिए दोस्तों, लाइट की थोड़ा सा इशू हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पूरा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स ऑल द बेस्ट।